हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक तक देखा था, चैप्टर डिजीज़ हम लोग देख रहे हैं। हम लोग उसका 4 लेक्चर देख चुके हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने प्रोटोजुअन से होने वाले डिजीज़ के बारे में देखा था। एक तो सबसे पहले आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको पीछे वाला, मैं लास्ट हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग पीछे के टॉपिक को रिवाइज करते चले, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया उसको एनसीईआरटी को फॉलो करें, पढ़े, क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा फंगी से होने वाले डिजीज के बारे में हम लोग को देखना है। किससे? फंगी, ठीक है। यानी कि फंगल डिजीज के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। डिजीज कॉज्ड बाय फंगी। किससे देखेंगे? डिजीज कॉज्ड बाय फंगी। हम लोग फंगल डिजीज के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो फंगल डिजीज की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेक्चर्स को थोड़ा सुनेंगे। ये नहीं समझना है कि लेक्चर जो चल रहा है वो सिर्फ बोला जा रहा है, लिखा कुछ नहीं जा रहा है। तो कुछ बायो में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कुछ क्या, बायो तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब उतना अगर लिखते हैं, फिर अगर हम लिखेंगे, फिर आप उस वीडियो को रोक करके पॉज करके लिखोगे, तो आप सुनते चलो और आप फिर उसको लिखते भी चलो, ठीक है। उससे आपका मेमोरी स्किल भी डेवलप करेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय फंगी की, तो फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक स्पोर से होते हैं। कहने का मतलब कि वो इन्फेक्ट करता है आउटर स्किन, यूजुअली आउटर स्किन या नेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली कब होता है? जब ह्यूमिड, स्लाइटली मॉइस्ट और प्रोटेक्टेड रीजन ऑफ बॉडी लाइक स्कैल्प, फीट, आर्मपिट, ग्रोइन, इटीसी। मतलब जो जो आपके स्किन्स है, जैसे आर्मपिट्स हो गए, ठीक है, ये थाई वाले पोर्शन का पार्ट हो गया, इन सब जगहों पे ये इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। जहाँ स्केली रीजन है, नेल्स हो गए हमारे स्केली रीजन, ठीक है। तो एथलेट्स फुट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके टोज में भी वो इन्फेक्शंस देखने को मिलता है। रिंग वर्म सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। रिंग वर्म क्या है? सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। तो हम लोग फर्स्ट रिंग वर्म के बारे में ही देखते हैं कि रिंग वर्म क्या है, कैसे है। तो अगर रिंग वर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो रिंग वर्म जो होते हैं वो कॉमनली इसको बोलते हैं रिंग वर्म इज अ कॉमन फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। अब एग्जाम में आता भी है डिटेल्स लिखने के लिए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आपको देखना है। इसको हम लोग रिंग वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिंग शेप्ड का लेशन फॉर्म करता है, मतलब इस तरीके के शेप्ड का लेशन फॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि राउंड पैचेज जैसा होने लगता है, जिसको हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं कि दिनाई हो जाना, ठीक है। तो ये रिंग वर्म होता है। अब बात करते हैं कि हाईली कॉन्टाजियस डिजीज है ये, हाईली कॉन्टाजियस डिजीज, एंड स्प्रेड जो करता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से करता है एंड पर्सनल आर्टिकल से भी करता है। जैसे पर्सन का कोई, अब मान लिया फॉर एग्जांपल मेरा टॉवेल है, ठीक है, अगर मुझे रिंग वर्म है, मेरा टॉवेल है, फिर किसी दूसरे ने यूज कर लिया तो उसको भी वो डिजीज हो सकता है। अब बात करते हैं, जैसे ही इस डिजीज की बात की है कि उसके थ्रू हो सकता है, तो क्लॉथ से हो सकता है, कॉम्ब से हो सकता है, ठीक है, हैंकरचिप से हो सकता है। तो हम कोई भी चीज़ है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू रिंग वर्म का क्या होता है? स्प्रेड होता है। बताया भी थे आपको स्प्रेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को लेकर। तो कॉज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे ऐसे फंगल डिजीज हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसके अगर हम लोग कॉज की बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि मेनी फंगी बिलोंग टू जीनस माइक्रोस्पोरम। किससे बिलोंग करता है? माइक्रोस्पोरम से बिलोंग करता है। माइक्रोस्पोरम फंगी जो है वो बिलोंग करता है माइक्रोस्पोरम से। अब जब ये माइक्रोस्पोरम से बिलोंग करता है तो माइक्रोस्पोरम भी है इसका नाम, फिर से ये दूसरा करता है ट्राइकोफाइटन से भी करता है, इपीडर्मोफाइटन से भी करता है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मल जो हम लोग का डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है इसमें वो है हमारा माइक्रोस्पोरम, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्पोरम के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो हमारे पास अगला मिलता है ट्राइकोफाइटन। क्या मिलता है अगला? ट्राइकोफाइटन, ठीक है। तो ट्राइकोफाइटन भी हो गया हम लोग का इसमें। ट्राइकोफाइटन के अलावा हम लोग को इपीडर्मोफाइटन भी मिलता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन
एपिडर्मोफाइटन, ये सारे डिजीज कॉजिंग, मतलब ये सारे के सारे फंगस है जो कि डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि रिंगवॉर्म को कॉज कराते हैं। रिंगवॉर्म जनरली जो होता है एक्वायर्ड होता है फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवेल्स, मतलब ये सॉइल से एक्वायर्ड होता है बाय टॉवेल्स, क्लॉथ्स, इवन कॉम्स। ठीक है, अब अगर इसके अलावा इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, कॉज जो है वो 3 से होता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सॉइल एंड पर्सन टू पर्सन से होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, तो ये यूजुअली जो है अफेक्ट क्या क्या करता है, तो यूजुअली अफेक्ट करता है स्कैल्प को, ग्रोइन को, स्किन को और नेल्स को। ठीक है, इसके अलावा जो है ये स्कैल्प, ग्रोइन, स्किन और नेल्स के अलावा ये एपियर्ड होता है, सिम्टम्स इसकी बता रहे हैं, ये एपियर्ड होगा रेड कलर में। कौन से कलर में एपियर्ड होगा? रेड कलर में एपियर्ड होगा, और डिस्कलर्ड भी हो सकता है, और कवर्ड रहेगा ये हमेशा, कवर्ड बाय ड्राई स्केल लेशन। ये किससे कवर्ड रहेगा? ड्राई स्केल लेशन से कवर्ड रहेगा। ठीक है, ड्राई स्केल लेशन। अब इसके अलावा इसमें पॉइंट क्या याद रखना है कि एरिया जो होगा उस एरिया में इचिंग होगा और इरिटेशन होगा। अगर रिंगवॉर्म एज फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, अगर इस एरिया में लेशन दिखा, तो इस एरिया में जो लेशन दिखा यहाँ पे इरिटेशन होगा और इचिंग होगा। ठीक है, फंगल अटैक जब भी होगा तो एपिडर्मिस जो है वो प्रोड्यूस करेगा इन्फ्लेम्ड टिश्यू को। कहने का मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग कि फंगस अटैक द एपिडर्मिस एंड प्रोड्यूस अ पैच ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू। द इन्फेक्टेड पैच स्प्रेड आउटवर्ड एंड हेल्प इन द सेंटर गिविंग अ रिंग लाइक अपीयरेंस, मतलब कि होगा और वो सेंटर तक जाना चाहेगा, इसीलिए कैसा अपीयरेंस होता है? रिंग लाइक अपीयरेंस होता है। तो फंगस जो होगा वो अटैक द एपिडर्मिस, किस पे अटैक करेगा? एपिडर्मिस पे, एंड प्रोड्यूस अ पैच, क्या प्रोड्यूस करेगा? पैच प्रोड्यूस करेगा, और इन्फ्लेम्ड टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को क्या करेगा? इन्फ्लेम्ड। द इन्फेक्टेड पैच स्प्रेड आउटवर्ड, इन्फेक्टेड पैच मान लो यहाँ है तो ये आउटवर्ड स्प्रेड करा, आउटवर्ड करा तो कैसा सर्कल बना इसका? रिंग लाइक, इसीलिए हम लोग रिंग वॉर्म के नाम से इसको जानते हैं। इसका क्योर और प्रिवेंशन क्या है? तो अगर क्योर और प्रिवेंशन की बात करते हैं तो रीजन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड डिपेंड ऑन द स्पीसीज ऑफ फंगस। इन सम पीपुल द इन्फेक्शन में क्लियर अप विदाउट ट्रीटमेंट, कुछ कुछ जगह पे इन्फेक्शन जो है बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकते हैं। इफ नॉट, फंगीसाइड क्रीम और पाउडर इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंगस ग्रो एंड मेक इट थ्राइव इन द स्किन फोल्ड सच एज ग्रेन एंड टोज। मतलब कि अगर हम लोग उस पर क्रीम वगैरह नहीं लगाते हैं तो वो ज़्यादा भी अफेक्टेड कर सकते हैं, इससे बचने के लिए फंगीसाइड का यूज करना पड़ेगा। तो इसके अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनेंगे, फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द नंबर ऑफ इन्फेक्शन डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज इफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। आपको शुरू से बताते चल रहे हैं कि बहुत मैक्सिमम डिजीज में पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का रखना जरूरी होता है। तो मेजर फॉर पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के लिए मेजरमेंट क्या क्या है, कैसे पता चलेंगे कि पर्सनल हाइजीन हो रहा है? तो सबसे पहले कीपिंग द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्या रखना पड़ेगा? क्लीन रखना पड़ेगा। इंक्लूड केयर ऑफ स्किन, कीपिंग द हैंड, हेयर एंड आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्लीन, मतलब जितने सारे भी बॉडी पार्ट्स है सबको क्लीन रखना होगा। फिर आपके पास पॉइंट आता है वॉशिंग हैंड विथ सोप। अभी कोविड-19 चल रहा है, ये तो वायरल डिजीज है, लेकिन वहाँ भी हैंड को क्या करना हो रहा है? हमें सैनिटाइज करना हो रहा है, क्लीन करना है 20 सेकेंड तक। उसी तरह वॉशिंग हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड हैंडलिंग द फूड। जब भी फूड को खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं तो उसको धोएंगे, फिर हाथ को भी धोएंगे खाने से पहले। ठीक है, कॉस्मिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो आप वाटर पीने के लिए यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसको आपको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। तो एक्वागार्ड या आरओ का या प्यूरीफायर का यूज करेंगे। ईटिंग फ्रेश कुक्ड फूड, जो भी फूड बनाएंगे वो फ्रेश कुक्ड रहेंगे, मतलब उसमें जो भी चीज़ देंगे, जो भी मटेरियल यूज करेंगे वो फ्रेश होना चाहिए। वॉशिंग द वेजिटेबल एंड फ्रूट थ्रूली बिफोर ईटिंग, खाने से पहले फ्रूट वगैरह को धोकर, फल सब्जी को धोकर खाना चाहिए। पब्लिक हाइजीन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पब्लिक हाइजीन के लिए क्या है?
प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, जितने सारे भी वेस्ट एंड एक्सक्रीटा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, पूल एंड टैंक्स, जितने सारे भी आपके वाटर रिजर्वायर है, पूल है, टैंक्स है, उनका प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम पीरियोडिकली क्लीनिंग होना चाहिए और डिसइंफेक्शन होना चाहिए, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालकर उसकी सफाई करनी चाहिए। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन विथ पब्लिक कैटरिंग, जो भी पब्लिक कैटरिंग है उन जगह पे हमें साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरिया, जो भी हमारे रहने वाले एरिया हैं, रेसिडेंशियल एरियाज हैं, उसके अंदर बाहर हमें पानी को जमा नहीं होने देना है। तो एक पॉइंट है आपको बता रहे हैं, रिसेंटली देयर हैव बीन वाइड स्पेयर इंसिडेंस ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया। आप देख रहे हैं डेंगू और चिकनगुनिया का नाम आपने बहुत सुना होगा। दैट इज स्प्रेड बाय एडीज मॉस्किटो, किसके थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा है? एडीज मॉस्किटो के थ्रू हो रहा है। तो इसमें भी हमको ये सारा पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन क्या है वो आपको बताया गया। बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, अब डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स का खोज किया जा रहा है, डिजीज के लिए वैक्सीन के बारे में बनाया जा रहा है, डिजीज के लिए बहुत सारे मेडिसिन बन रहे हैं। तो इन सब के लिए हम लोग को देखना होगा टॉपिक ह्यूमिनिटी। लेकिन फंगल डिजीज में एक ही हम लोग को पढ़ना था, रिंग वर्म, उसके बारे में मैंने आपको भी जस्ट बताया, ठीक है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट डिजीज पढ़ना है वो पढ़ना है डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स। डिजीज किससे हम लोग पढ़ेंगे? कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स, यानी कि वर्म से होने वाले डिजीज के बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। आप सब लोग को जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी सेम है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाते चले, इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा? बेनिफिशियल ही रहेगा। और वीडियो देखने के समय या वीडियो जब आप देख रहे हो उस समय आपके चैनल पे आपके जो मतलब ब्लॉग है उस पर एक लाइक आता है, लाइक का साइन आप उसे दबाएं और सब्सक्राइब भी करें चैनल्स को, ठीक है। आपको सारा कुछ मिलता रहेगा डाउट्स के लिए। और जब ऑफलाइन आएंगे हम लोग तो फिर भी जो चैप्टर्स, जितने सारे चैप्टर्स हम लोग करे हैं उसके सेपरेटली सारे डाउट क्लियर करेंगे एक एक बच्चे, ठीक है। तो किसी को भी किसी तरह का डाउट हो आप हमसे विदाउट हेजिटेशन संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप, कॉलिंग, जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स। हेलमिंथ्स से होने वाले डिजीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स में सबसे पहले हम लोग का डिजीज है वो नाम है टेनियासिस। सबसे फर्स्ट डिजीज हम लोग का उसका नाम क्या है? टेनियासिस। टेनियासिस डिजीज जो होता है वो टैनिया सोलियम से होता है, ठीक है। टेनियासिस, ठीक है। टेनियासिस डिजीज हम लोग का ये किससे होता है? टैनिया सोलियम से। तो कॉज क्या है इसका? तो कॉज होगा टेपवर्म टैनिया सोलियम। 11th क्लास में पढ़ाया गया था आपको प्लेथी एल्वेंथिस में, कॉज्ड बाय टैनिया सोलियम। इसको हम लोग पॉर्क टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं। टैनिया सोलियम को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉर्क टेपवर्म, ठीक है। ये लाइव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन में। कौन? टैनिया सोलियम जो है वो मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइव करता है और इसको नॉर्मली हम लोग फ्लैट वर्म के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं इट इज फ्लैट वर्म दैट हैज अ स्कोलेक्स विथ हुक्स एंड सकर फॉर अटैचमेंट ऑफ टू द इंटेस्टाइन। ये पढ़ाए थे एडेप्टेशन के लिए 11th क्लास में, हुक पढ़ाया हुआ भी और पढ़ा भी रहे हैं, आप देख सकते हैं 11th का जो लेक्चर वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, एनिमल किंगडम्स वाले में। तो ये जो है क्या करता है कि फ्लैट वर्म जो होते हैं इसके पास स्कोलेक्स होता है जिसमें हुक्स होता है, सकर होता है और ये इस इंटेस्टाइन में अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो जनरली जो है टेपवर्म जो है फाउंड इन हॉस्ट। टेपवर्म कहाँ पे फाउंड करता है? हॉस्ट में फार्म करता है। तो इसके अगर लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो ये जो लाइफ साइकिल मेंटेन करता है, लार्वल लाइफ साइकिल, गेट लॉग्ड इन एनी ऑफ द ऑर्गन एंड कॉज डिजीज
सिस्टीसेरोसिस, अगर किसी ऑर्गेन में ये अगर पहुंचता है कौन, टेपवर्म, तो उस ऑर्गेन में जो एक सॉलिड फॉर्म बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टीसेरोसिस। इफ लॉक्ड इन द ब्रेन इट में लेड टू द इपीलेप्सी एंड ब्लाइंडनेस। अगर ये ब्रेन में आकर स्टोर करता है तो इसको हम लोग इपीलेप्सी भी बोलते हैं और ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, और नॉर्मली इसको हम लोग सिस्टियोसेरोसिस के नाम से जानते हैं। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे है, टैनिया सोलियम में आपको दिखाए होंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन है कैसे है वो ध्यान से पहले पॉइंट वाइज सुनेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं हम, ठीक है। अ मैन बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग इम्प्रॉपर कुक्ड पॉर्क, अगर वो पॉर्क जो होता है सुअर, ठीक है, उसको अगर इम्प्रॉपर तरीके से कुक करके खाते हैं तो एडल्ट लाइव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन वेयर एज लार्वा लाइन इन म्यूकस ऑफ पिग सेकेंडरी होस्ट। तो एडल्ट जो है, ठीक है, एडल्ट टैनिया सोलियम जो है वो मैन में मिलते हैं और लार्वल टैनिया सोलियम जो है वो पॉक में मिलते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग खाते हैं इम्प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ पॉर्क तो वो हमारे बॉडी तक पहुंचा लार्वा और हमारे बॉडी में अगर वो एडल्ट फॉर्म में आता है। तो अब सिर्फ बोलेंगे कि जो मांसाहारी खाते हैं, जो पॉर्क खाएंगे उन्हीं को टैनिया सोलियम हो गया, तो नहीं, वेजिटेरियन ऑल्सो गेट इट बाई ईटिंग अनवाश्ड रॉ वेजिटेबल एज द एग ऑफ worm आर प्रजेंट इन द सॉइल। अब क्या है, जैसे कि अब अगर फिसल मैटर के थ्रू, पॉक के फिसल मैटर के थ्रू या ह्यूमन बीइंग के फिसल मैटर के थ्रू, तो मेनली पॉक के फिसल मैटर के थ्रू अगर ये बाहर रहता है और किसी भी एजेंट के थ्रू ये हमारे वेजिटेबल के पास आ गया, क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट है तो वेजिटेबल पे पास आ गया, अगर हम रॉ मटेरियल कच्चा वेजिटेबल या फ्रूट खाते हैं तो भी हमें क्या हो सकता है, टैनियसिस हो सकता है। तो जनरली टेपवर्म नीड सेकेंडरी होस्ट पिग टू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। अपने रेस्ट ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको किसका जरूरत पड़ता है, बताइए, पिग का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसीलिए सेकेंडरी होस्ट इज द पिग एंड प्राइमरी होस्ट इज द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके, ठीक है। अब लिख नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ा नहीं रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आप सुनते भी चल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। सिम्टम्स क्या है इसके, ये एब्डोमिनल पेन होगा, इसमें वोमिटिंग होगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा आपको, ठीक है। ये कॉज लॉस ऑफ एपिटाइट कॉल्ड एनोरेक्सिया एंड क्रोनिक इंडिजेशन, मतलब एपिटाइट का भी फॉर्मेशन करेगा, ये वीकनेस भी कराएगा, बहुत सारे अदर डिसऑर्डर भी फॉर्म्स कर सकता है। तो टेपवर्म may remain undetected for the number of years as the symptoms are vague and non-specific, क्योंकि जो वोमिटिंग है, स्टमक एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, या डिस्कम्फर्ट है, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपको अनडाइजेशन के कारण होता है। तो ज़्यादातर कंडीशंस में लोग को लगता है कि अनडाइजेशन हुआ है, इसलिए ये स्पेसिफिकली पहले पता नहीं चल पाता है, डिटेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये क्या करता है, सिट्रीसेरोसिस करने लगता है, सॉलिड बनाना शुरू करता है, या जब ये अपने साइज को बड़ा करना शुरू करता है, तब जाकर हमें क्या होता है, डिटेक्ट होता है कि टेपवर्म हो गया। क्योर क्या है टेटनेसिस का, तो क्योर इसका है ड्रग्स लेंगे जो रिमूव करेगा लॉन्ग सेगमेंट ऑफ एस्ट्रोबिला। आपको बताया था ना एस्ट्रोबिला 11th में, ऐसा करके बॉडी बनता है इसका, ऐसा होता है स्कोलेक्स है, और इसी में जैसे ऐसा ऐसा डिवीजन बनता है, इसको एस्ट्रोबिला बोलते हैं, ठीक है। तो दवा खाएंगे धीरे धीरे इसका एस्ट्रोबिला का सेगमेंट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये स्कोलेक्स के पास हुक और सकर होने के कारण हम लोग को फाइनली अगर इसको बाहर निकालना है तो सर्जरी कराना ही पड़ता है, ठीक है। स्कोलेक्स को बिना सर्जरी का रिमूव नहीं कर सकते हैं। प्रिवेंशन मेजर इसका क्या क्या है, प्रिवेंशन मेजर इसका जो है वो ईटिंग प्रॉपर कुक्ड पॉर्क, मेंटेन हाइजीन एंड गुड सैनिटेशन so that sewage does not pass into the soil, washing and cooking the vegetable properly before eating। तो ये एक डिजीज था टेटनेसिस, जो किससे हुआ, टेपवर्म से हुआ। और याद क्या रखना है, टैनिया सोलियम से हुआ। अगर इसका ठीक करना है तो हम दवा खाकर भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ठीक करने के लिए हमको सर्जरी कराना पड़ेगा, फिर ही हम इंटेस्टाइन से स्कोलेक्स को बाहर निकाल सकते हैं।
दूसरा डिजीज हम लोग को पढ़ना है वो है एस्क्रिएसिस। क्या है हम लोग का दूसरा डिजीज? एस्क्रिएसिस। अब हम लोग को देखना है एस्क्रिएसिस, ठीक है। एस्क्रिएसिस डिजीज जो है वो एस्कैरिस से होगा। किससे होगा? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स से ये डिजीज कॉज होता है और ये प्रेसिस्ट करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है। नंबर ऑफ पैरासाइट रेंजिंग फ्रॉम 50 to 5000 में प्रेजेंट इन द सिंगल होस्ट। एक ही होस्ट में 50 से 5000 तक पैरासाइट क्या हो सकते हैं? मिल सकते हैं। मतलब टैनिया सोलियम जो था वो सिंगल में था, एस्कैरिस 50 से 50,000 तक में मिल सकता है, ठीक है। और ये पहुंचता है हमारे इस सॉइल में जो ओवा प्रेजेंट होते हैं किसके? एस्कैरिस के, वो हमारे माउथ के थ्रू इन करता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं हम लोग तो मोस्ट कॉमन पैरासाइट जो है वो मैन में मिलने वाला कौन है? एस्कैरिस है। मेनली चिल्ड्रेन आर इनवेरिएबली अफेक्टेड बाय इट एस्कैरिस सच एज अ सिंपल लाइफ साइकिल, मैन बीइंग द ओनली होस्ट। ज़्यादातर ये चिल्ड्रेन में देखने को मिलेगा। एग पास आउट अलोंग विद द फिशेज एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, वाटर एंड प्लांट। अब वो वाटर प्लांट में और सॉइल में मिक्स कर जाते हैं फीसेज मैटर के थ्रू, और इन्फेक्शन कैन अकर बाय द सॉलिंग फूड और वेजिटेबल कंटामिनेटेड विथ सच सॉइल। उस सॉइल में जो फूड और भोजन है उससे कंटामिनेटेड होकर या वाटर कंटामिनेटेड होकर या डर्टी हैंड के थ्रू ये हमारे माउथ तक पहुंचता है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? कंटामिनेशन विथ फूड, वाटर एंड हैंड, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? पैरासाइट कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यहाँ भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, कोलिक पेन होगा, मतलब कि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें पेन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा और एनीमिया होगा। मतलब इतना सारा डिसऑर्डर आपको मिलेगा एस्कैरिस में, ठीक है। सिम्टम्स है। ऑल्सो कॉज फीवर, नोजिया और कफ। फीवर भी हो सकता है, नोजिया भी होगा, इरिटेशन नोज में, और कफिंग भी हो सकता है। सीवियर केस में आप देखेंगे तो इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक भी कर देता है या अपेंडिक्स को क्या करता है? ब्लॉक भी करता है। ये वर्म जो है वो इरिटेट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। होस्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मतलब इंटेस्टाइन जो है उसको इरिटेट करता है और प्रिवेंट करता है डाइजेशन को, मतलब कि डाइजेशन नहीं होने देता है किसके? प्रोटीन के। तो प्रिवेंट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड दे मे कॉज नर्वसनेस एंड कन्वर्जन, मतलब कि नर्वस हो जाएगा और इंसान कन्वर्जन मतलब कि कोमा में भी जा सकता है, ठीक है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अगर आप ट्रेवल्ड कर रहे हैं तो लिख सकता है इन केस दे ट्रेवल्ड टू द बाइल, अगर ये बाइल के थ्रू ट्रेवल्ड कर रहा है, बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट डाइजेशन में सिवियरली अफेक्टेड, अगर ये किसी तरह से बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट में अगर ये मूव किया तो क्लियर है कि डाइजेशन इफेक्ट होगा ही। केयर कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मेडिसिन लाइक, बहुत सारे मेडिसिन का यूज करेंगे लेकिन डोज जो होगा वो 10 ग्राम पर वजह से पाइपेराजाइन फॉस्फेट, पाइपेराजाइन फॉस्फेट का यूज करेंगे तो डाइजेशन को आप क्या कर सकते हैं, मतलब इसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको कैल्शियम सेंसोसाइड लेना पड़ेगा, कैल्शियम सेंसोसाइड, ये दोनों दवा को आपको मिलाकर, मतलब कि हम इसके कंपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और नीमोसाइड जो है ना अभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, नीमोसाइड इसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, ड्रग्स है, हम लोग यूज कर सकते हैं इसके क्योर के लिए, ठीक है। प्रिवेंशन मेजर इसका क्या है? तो पर्सनल क्लीननेस, वॉशिंग हैंड थ्रू बिफोर ईटिंग, ईटिंग प्रोपरली कुक्ड फूड, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फिशेज सो डैट दे डू नॉट मिक्स विथ वाटर। इसीलिए आप देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोग्राम भी चलाया गया, ठीक है, खुले में शौच ना करें, ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट भी होता है,
मूवीज़ भी बनी है इस पर अक्षय कुमार का, ठीक है, टॉयलेट। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना है कि फीसल मैटर का डिस्चार्ज ओपन सॉइल में यानी कि ओपन फील्ड में नहीं करें। वॉशिंग ऑल ईटेबल बिफोर कंज्यूमिंग, जो भी आप खा रहे हैं उसको आप हमेशा धोकर ही खाएं। 2 डिजीज हमने पढ़ा, टेटनियसिस और एस्क्रेसिस। लास्ट डिजीज हम लोग का इसमें पढ़ना है एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस मतलब हाथी के जैसा पाँव हो जाता है। ठीक है, हाथी के जैसा पैर हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एलिफेंटाइटिस। ठीक है, ये जो कॉज करता है वो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी से करता है। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नाम के वॉर्म से करता है। तो बोल सकते हैं कि एलिफेंटाइटिस इज कॉज्ड बाय फिलेरियल वॉर्म, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाइया, वुचेरिया मलाई। ठीक है, इसके थ्रू ये कॉज करता है। विच आर ओनली 2 to 4 इंच लॉन्ग एंड लाइव इन लिम्फेटिक ग्लैंड ऑफ मैन। 2 से 4 इंच ही लंबा होता है ये, और कहाँ मिलता है, लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। यानी कि आप देखते हैं कि हमारे पैर वाला जो लोअर रीजन होता है उसमें लिम्फ ग्लैंड होता है, शोल्डर के पास होता है, नेक के पास होता है, तो इन सब जगह पे मिलता है। इसको नॉर्मली हम लोग फिलेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलेरिया। ठीक है, तो एलिफेंटाइटिस जो है इसको हम लोग फिलेरियसिस भी बोलते हैं, फिलेरियसिस। ठीक है, फलेरिया के नाम से भी जानता है। तो आप पैर में देखते होंगे ज़्यादातर लेफ्ट लेग में लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे हैंड में भी होते हैं फिलेरिया, नेक रीजन पे भी होते हैं हम लोग को फिलेरिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटाइटिस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आया कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं तो नॉर्मली बोला गया कि डिजीज हैज बीन नोन एज 6th century AD इन इंडिया। इस डिजीज को 6 मतलब कब बताया गया था, कब इसके बारे में बताया गया, 6th century। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया द डिजीज हैज बीन नोन 6th century AD in India. The filarial worm cause a slowly developing chronic inflammation of organ in which they live for many year। मतलब कि ये बहुत सालों तक लाइफ करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे पॉइंट है कि ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है। ठीक है, लिम्फेटिक ग्लैंड में तो ये प्रॉब्लम कर ही रहा है। आपको पहले ही बताया कि पैर मतलब जो होता है, जो भी पार्ट होगा जहाँ पे, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा। तो ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था कि ये यूजुअली इन्फेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल को, और उसमें भी लोअर लिम्स को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है, लोअर लिम्स। इसीलिए इसका नाम आपको क्लियर पहले ही बता चुके हैं। फीमेल वॉर्म जो है, जैसे नॉर्मली अगर ये स्प्रेड की बात इसकी अगर हम लोग करते हैं तो पैथोजेन ट्रांसमिट टू हेल्दी पर्सन थ्रू बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो को काटने से भी ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकता है। तो फीमेल वॉर्म क्या करती है, डिस्चार्ज माइक्रोस्कोपिक लार्वा कॉल्ड माइक्रोफिलेरिया इनटू द लिम्फ एंड द ब्लड। लिम्फ और ब्लड में फीमेल जो है वो डिस्चार्ज करती है लार्वा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिलेरिया। तो लार्वा डू नॉट डेवलप्ड फर्दर अनलेस सक्ड अप बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। वो फर्दर डेवलप नहीं करता है, वो फीमेल मॉस्क्यूटो के थ्रू क्या कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है, और फिर वो क्या करता है, एज अ वेक्टर काम करता है। तो मॉस्क्यूटो एक्ट एज द वेक्टर एंड ट्रांसफर द डेवलप्ड लार्वा बैक टू द स्किन ऑफ मैन, और वापस उसको पहले क्या करता है, सक कर लेता है, फिर मैन के अंदर इन्फेक्ट करता है, और इसी कारण लिम्फेटिक ग्लैंड के पास वो पहुंच के मैच्योर करता है, और उसके मैच्योरिंग के साथ ही उस ग्लैंड में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, और उसको हम लोग फिलेरियसिस या एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। इसका सिम्टम्स क्या है, सिंगल इन्फेक्शन की अगर बात करते हैं तो ये डेंजरस नहीं है। अगर एक बार इन्फेक्शन है तो डेंजरस नहीं, लेकिन रिपीटेड अगर ये कर रहा है तो ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा,
ऑल्सो कॉल्ड इनलार्जमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट, ऑल्सो कॉल्ड इनलार्जमेंट ऑफ सर्टेन पार्ट लाइक लेग एंड आर्म्स, लेग और आर्म्स का इनलार्जमेंट होगा, ठीक है, लेग जो होगा वो स्वेल्ड हो जाएगा, या जो भी ऑर्गन के पास करेगा वहाँ डिफॉर्माइट्स हो जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्योर एंड प्रिवेंशन क्या है? तो क्योर के लिए यहाँ पे हम लोग मिथाइल कार्बामाइन का यूज करते हैं। किसका? मिथाइल कार्बाजाइन, मिथाइल कार्बामाजाइन, किसका यूज करते हैं? मिथाइल कार्बामाजाइन का यूज करते हैं। अब जैसे मिथाइल कार्बामाजाइन का यूज होगा तो ये डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोफिलेरिया को और रेस्ट्रिक्ट करता है फॉर्दर इन्फेक्शन को, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, ठीक है, इसका पूरी तरीके से ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। जैसे मलेरिया, इराडिक्शन ऑफ क्यूलेक्स स्पीसीज की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, उसी तरह फिलेरिया के लिए भी ये जो सबसे बड़ा वेक्टर है वो कौन है? फीमेल क्यूलेक्स एनोफिलिस मॉस्क्यूटो ही है। तो आज जो हम लोग देखे टॉपिक, उसमें हम लोगों ने देखा फंगी से होने वाले डिजीज और किससे होने वाले डिजीज? क्यूलेक्स से होने वाले मतलब फंगी से, सॉरी, आज हम लोग देखा फंगी से होने वाले डिजीज और फिलेरियल यानी कि कहने का मतलब वॉर्म से होने वाले डिजीज के बारे में आज हम लोगों ने अपने टॉपिक को देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट होगा, इस पूरे डिजीज पर काम कैसे करते हैं, कैसे हमारा सिस्टम वर्क करता है, इम्यूनिटी, और उसी में हम लोग वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में देखेंगे। दो डिजीज आपको मैंने नहीं पढ़ाया, उसका डिटेल पढ़ाऊंगा, तो पहले इम्यूनिटी पढ़ाएंगे फिर वो दोनों डिजीज पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक है एड्स का डिस्क्रिप्शन और दूसरा कैंसर का डिस्क्रिप्शन, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इम्यूनिटी टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के टाइप्स देखेंगे, फिर वो इम्यूनिटी वर्क कैसे करता है वो देखेंगे। उसके वर्किंग के साथ साथ ही हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सेल्स वर्क करते हैं, कौन कौन से टाइप के लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। फिर एंटीबॉडीज जो है वो कैसे काम करता है, उसके मैकेनिज्म को देखेंगे। फिर रिस्पॉन्स को देखेंगे, किस टाइप का रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स भी हम लोग का टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे कि इम्यून सिस्टम से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और कैसे हमारा सारा सिस्टम काम करता है। तो पहले हम लोग टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के बाद हम लोग एड्स और कैंसर के बारे में डिटेल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्यूनिटी टॉपिक के साथ। ओके, बाय।